हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है उसके रेट के बारे में पढ़ेंगे, एंड वो जो रेट है केमिकल रिएक्शन की वो और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये होती है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड
किसके, ऑब्वियसली किसके मोल्स रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड और प्रोडक्ट फॉर पर यूनिट टाइम। तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स पर यूनिट टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, या प्रोडक्ट के पर यूनिट टाइम कितने मोल्स बन रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यस अनुष्का, यू कैन कंटिन्यू इन सेम बुक। तो फिर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर सेकेंड, ठीक है। मोल पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। इसके अलावा बाकी यूनिट क्या हो सकते हैं, अदर यूनिट। तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स भी रेट आ सकती है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड पर यूनिट टाइम या कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड भी यूनिट आ सकता है, या मास के टर्म्स में भी यूनिट आ सकती है, केजी पर सेकेंड या ग्राम पर सेकेंड वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास रेट के यूनिट हो जाए। नो ध्रुव, आयनिक से छोटा चैप्टर है। हो गया सबका। हो गया। यस ऑब्वियसली सर, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट है। नाउ तो देखो, हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेड या वेट रिएक्टेड, है ना, पर यूनिट टाइम। तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना चेंज हुआ, है ना, डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास चेंज हुआ, तो ऑब्वियसली चेंज के लिए क्या करेंगे,
कॉन्सेंट्रेशन चेंज किसका, रिएक्टेंट का, डिवाइड बाय टाइम टेकन मतलब डेल्टा टी। अब देखिए, लेकिन देखो क्या रिएक्टेंट का जो मोल्स है या रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम होता जा रहा है, तो ये जो है आएगा, ये क्या आएगा, फाइनल माइनस जब इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा नहीं, बट रेट नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए आगे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, सो रेट इज माइनस ऑफ डेल्टा रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी। या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में देखेंगे तो प्रोडक्ट के टर्म्स में तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के चेंज कितने हुए या कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ, डेल्टा ऑफ प्रोडक्ट, ओके, डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो प्रोडक्ट का तो क्या है, मोल्स बढ़ रहा है या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, तो वहां पर ऑब्वियसली ये डेल्टा का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए वहां पर आगे नेगेटिव साइन नहीं लगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में जब हम रेट लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स या उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, क्लियर है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन लगा, डेल्टा रिएक्टेंट नेगेटिव है, आगे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ हमारे पास दो टाइप की रेट, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये दो टाइप की हो सकती है। जैसे फिजिक्स में तुमने वेलोसिटी पढ़ा होगा, दो टाइप का वेलोसिटी होता था, एक एवरेज वेलोसिटी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही रेट है। वेलोसिटी भी एक तरह से क्या रेट ही है ना, तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज रेट, एंड दूसरा कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, सो एक एवरेज रेट होगा, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। निर्वेद नेगेटिव साइन कैसे आएगा बताया तो था यार, दो तीन बार बताया मैंने। जो रिएक्टेंट के मोल्स से जब रिएक्शन होते हैं तो रिएक्टेंट के मोल्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं ना, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रही है, तो उसका जब हम चेंज देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन रेट नेगेटिव नहीं होती, रेट तो पॉजिटिव होती है, तो आगे नेगेटिव साइन डाल देंगे जिससे कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। समझ आया। नाउ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तो देखो एवरेज रेट जो है, ये हमने जो डेल्टा वाला लिखा है ये एवरेज रेट याद है, वेलोसिटी में भी ऐसे होता था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता था, एवरेज स्पीड होता था, है ना। और इंस्टेंटेनियस में क्या लिखते थे हम, डी एक्स बाई डी टी लिखते थे, याद आया। तो वैसा ही रेट के केस में, तो एवरेज रेट के लिए हम लिखेंगे माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट ओवर डेल्टा टी, या फिर प्लस ऑफ डेल्टा प्रोडक्ट ओवर डेल्टा टी। ठीक है, एवरेज रेट के लिए हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए माइनस डी लगाएंगे, तो माइनस डी ऑफ रिएक्टेंट बाय डी टी, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, प्लस डी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय डी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डी आएगा और एवरेज के लिए डेल्टा आएगा। क्लियर है सबको। हाँ रितेश।
यस सिद्धार्थ। ध्रुव माइनस साइन क्यों आया अभी भी नहीं समझ आ रहे यार ध्रुव। भाई सबको समझ आ गया। हमारे पास मान लो एक रिएक्टेंट है ए और उससे बन रहा है प्रोडक्ट बी। ना रिएक्टेंट के मान लो इनिशियली 10 मोल है, ठीक है, और 5 सेकंड में बाद इसके हमारे पास 8 मोल हो गए। तो रिएक्टेंट का कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट का बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल कितना चेंज हुआ, ये हो गया। डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, 5, तो कितना आया देखो, ये आ जाएगा -2/5। आया ना। तो ये तो माइनस आ गया ना यार, फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो माइनस आ गया। तो उसको रेट को प्लस करने के लिए आगे माइनस आएंगे, जिससे कि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। समझ आया। साई इंस्टेंटेनियस में डी क्यों लिखा है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना साई। वेलोसिटी याद नहीं है कि वेलोसिटी के टाइम क्या करते थे। फिजिक्स में जब वेलोसिटी तुमने पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या करते थे, एवरेज में डेल्टा लेते थे, इंस्टेंटेनियस में डी लेते थे, याद आया। तो हम क्या इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं, बहुत इन्फाइनेटली स्मॉल इंटरवल के लिए देखते हैं ना, इसलिए डी आता है। और एवरेज वेलोसिटी में क्या अपन, या एवरेज रेट में क्या है, लॉन्ग इंटरवल की में देख लेते हैं रेट। ठीक है। हो गया सबका। नाउ हमारे पास मान लो ये रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। सुजल अभी ये थर्ड पेज पे हैं हम। इसके स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ठीक है, ये स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन है। तो यहाँ पर रेट ऑफ ए जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस एवरेज कुछ भी। तो इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो माइनस डी ओवर डी टी, और एवरेज लिखेंगे तो माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ बी क्या है, तो ये हो जाएगा माइनस डी बी ओवर डी टी, और एवरेज के टर्म्स में लिख देंगे माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। ठीक है। तो ए और बी जो है वो क्या थे, रिएक्टेंट थे। ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट थे। इसके अलावा सी और डी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाए, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगाएंगे। तो रेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी प्रोडक्ट है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन आएगा। एंड सिमिलरली रेट ऑफ डी जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबका हमने रेट लिखा यूजुअली कि ए का रेट क्या है, बी का रेट क्या है, सी का क्या है, और डी का। ठीक है। लोकेश और सुजल जल्दी देखो, दिस इज फर्स्ट पेज।
phase, this is second phase. Okay, and this is third phase. This is first phase. This is second phase. लोकेश माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव साइन. ओके, एंड दिस इज थर्ड phase. तो पेज नंबर लिखना है क्या? चलो लिख देते हैं. दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, एंड ऑब्वियसली हम पेज नंबर 3 पर. ठीक है, तो ये हमने अलग अलग का रेट लिया. ऑब्वियसली रिएक्टेंट के रेट जो है उसमें हम मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में जब लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ रहा है. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स या उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. ठीक है, तो डेल्टा जो है वो नेगेटिव आ जाएगा. तो रेट लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, तो रेट को पॉजिटिव तभी हम कर सकते हैं जब आगे नेगेटिव साइन लगा दें. ठीक है, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में जब रेट लिख रहे हैं तो नेगेटिव साइन. अब देखो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन आए. ठीक है, हमने अलग अलग स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन ले लिए. तो ना ये तो हमने अलग अलग का रेट लिखा, मतलब रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी एंड रेट ऑफ डी. बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है? देखो, सो रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा हर एक का जो रेट है उसको डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन करते हैं. ठीक है, तो 1/a dA/dt या फिर -1/b dB/dt. ऑब्वियसली डेल्टा के टर्म्स में रिलेशन लिख सकते हैं. तो -1/a dA/dt -1/b dB/dt is equal to 1/c dC/dt and 1/d dd/dt. तो इस टाइप से हम आपस में इनका रेट का रिलेशन देख सकते हैं. मतलब ए का रेट और बी का रेट अगर तुम देखोगे तो उसमें ये रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, ए और सी के रेट में ये रिलेशन हो जाएगा. तो अगर हमें एक का रेट पता है तो दूसरे का रेट निकाल सकते हैं. ठीक है, याद रखना ये रिलेशन जो है ये अगर हम रेट वेट के टर्म्स में ले रहे हैं तो वैलिड है. ओके, ये रिलेशन जो हमने लिखा है ये वैलिड तब है जब हम रेट को मोल्स के टर्म्स में ले रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं. ओके, सो ओनली वैलिड फॉर मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन रेट. ठीक है, ओनली वैलिड इफ रेट इन टर्म्स ऑफ मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन. ओके, ये तभी वैलिड है जब हमारे पास रेट किसके टर्म्स में हो? मोल्स के टर्म्स में हो या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में. लोकेश सारे रेट इक्वल नहीं है, ए का रेट अलग है, बी का रेट अलग है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही रहेगा. रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग थोड़ी हो सकता है. ओके, ए का रेट अलग है, बी का रेट अलग है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही रहेगा. निर्वेद, ये रेट ऑफ ए जो है ये अपीयरेंस है कि डिसअपीयरेंस? अब तुम मुझे बताओ निर्वेद कि ए जो है वो क्या हो रहा है? ए का अमाउंट कम हो रहा है ना.
तो रिएक्टेंट के लिए जो रेट होता है वो डिसअपियरेंस का रेट होता है, और प्रोडक्ट के लिए रेट जो होता है वो अपीयरेंस का रेट होता है। अगर तुम्हें अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की बात करनी है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है तो डिसअपियरेंस हो गया, और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है तो अपीयरेंस हो गया। रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है और प्रोडक्ट अपीयर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये कब वैलिड है? जब हमारे पास रेट किसके टर्म्स में हो? मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। आपस का ये जो रिलेशन है तभी वैलिड है जब रेट मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स। ठीक है, देखो कुछ लोग बोले सर ये रिलेशन कैसे आया, तो अब देखो यहां से अगर तुम देखोगे तो ये हमारे पास बी का रेट है, ये ए का रेट, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आ गया है उसको मिला के। तो बी का रेट और ए के रेट में क्या रिलेशन है? देखो अगर इस बी को तुम इधर ले जाते हो, ठीक है, ये नीचे वाला जो बी है इसको इधर ले जाते हैं, तो तुम देख सकते हो कि जो बी का रेट है इट इज बी बाय ए टाइम्स ऑफ ए का रेट। बी का रेट हो गया बी बाय ए टाइम्स ऑफ ए का रेट। तो मोल्स के टर्म्स में वो चीज वैलिड होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर इसका ए मोल रिएक्ट करता है तो इसका बी मोल रिएक्ट करता है। अगर ए का ए मोल रिएक्ट करता है तो बी का बी मोल रिएक्ट करता है। ठीक है, इसको मैं और एग्जांपल से बता दूंगा थोड़ी देर में। तो इसका ए का ए मोल्स रिएक्ट किया, बी का बी मोल्स रिएक्ट किया, तो बी के मोल्स कितने टाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं? बी के मोल्स कितने टाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं? बी बाय ए टाइम्स रिएक्ट कर रहे हैं ना। ये चलो इसको एक एग्जांपल से अलग से हम सोच देखते हैं। हमारे पास मान लो ये एग्जांपल है ए प्लस 2b गिव्स 5c, मान लो ये एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम आपस में रिलेशन का क्या रेट, मतलब रिलेशन क्या देख सकते हैं? माइनस डी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 db ओवर dt इज इक्वल टू 1/5 dc ओवर dt। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ हम ये देख सकते हैं माइनस db ओवर dt जो है ये क्या हो गया? इट इज 2 टाइम्स ऑफ माइनस टी ओवर dt। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? है ना। तो यहाँ से देखो ना यार, अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का कितना मोल रिएक्ट करता है? अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का कितना मोल रिएक्ट करता है? ए और बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 एंड 2 है ना। तो ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो बी का 2 मोल रिएक्ट करता है। तो यहाँ से समझ सकते हो ना कि बी का रेट जो है डबल है ए के रेट से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा बी का 2 करेगा, अगर ए का 2 मोल रिएक्ट करेगा बी का 4 मोल रिएक्ट करेगा। समझ आया? तो जो बी का रेट है वो डबल होता है ए के रेट से, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से आ रहा है। हाँ लेकिन वेट में देखो, अगर ए का 1 ग्राम रिएक्ट किया तो क्या बी का 2 ग्राम रिएक्ट करेगा क्या? अगर ए का 1 ग्राम रिएक्ट किया तो क्या बी का 2 ग्राम रिएक्ट करेगा? नहीं ना। ठीक है, इसलिए ये इन टर्म्स ऑब्वियसली मोलार मास पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो राकेश, तो मोलार मास पे डिपेंड करेगा, बट जनरली मोलार मास में बोल रहा हूँ सेम है, सेम नहीं है, सभी का अलग अलग है। ओके, तो सबका मोलार मास अलग अलग है एबीसी का। ऑब्वियसली ए का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 2 मोल रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर ए का 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो बी का 2 ग्राम रिएक्ट नहीं करेगा। डिफरेंट मोलार मास। दैट्स वाई रेट जो है वो बी का डबल होगा कब? जब हम मोल्स के टर्म्स में रेट थे या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेंगे। लेकिन अगर हमने रेट लिया इन टर्म्स ऑफ वेट तो ऑब्वियसली डबल नहीं होगा बी का रेट ए के रेट। ठीक है, दैट्स वाई हमने जो रिलेशन लिखा था ये वाला, ये कब वैलिड है? जब रेट किसके टर्म्स में हो? मोल या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स। क्लियर है सभी को? ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ए और सी का रेट में कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली यहाँ से देखो ये 1/5 है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास डीसी ओवर dt इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 टाइम्स ऑफ माइनस डी ओवर dt। और आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए यार?
क्योंकि हमें पता है ए का 1 मोल रिएक्ट करता है तो सी का 5 मोल रिएक्ट करता है, मतलब सी का जो रेट है इट इज 5 टाइम्स ऑफ ए का रेट। और देखो यहाँ से आ रहा है दिस इज ए का रेट एंड दिस इज 5 टाइम्स हो गया, सी का रेट क्या हो गया 5 टाइम्स ऑफ ए का रेट हो गया। निर्वेद रेट लॉ, रेट लॉ और रेट ये मतलब हमारे पास हमें पता है ना एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तभी आएगा ना, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में इसके 10 मोल है, थोड़े टाइम बाद इसके 8 मोल बचे, तो कितना रिएक्ट कर गया 2 रिएक्ट कर गया, मान लो 5 सेकंड में ऐसा हुआ, तो रेट क्या हो गया 2/5 आ गया ना, तो एक्सपेरिमेंट से ही आया रेट। हमें एक्सपेरिमेंटली डेटा अगर दे दिया तो रेट बता सकते हैं ना। ओके, सो ये हमारे पास आपस में रेट का रिलेशन आया है। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 4। यस राकेश, करेक्ट है। पर यूनिट टाइम जो ए के मोल्स रिएक्ट करेंगे उसका डबल मोल रिएक्ट करेगा बी का। देखो लास्ट स्लाइड जिन्होंने नहीं लिखा है, निर्वेद लिख लिया। ओके, सो नाउ क्वेश्चन ले लेते हैं। सबके पास बुकलेट तो है ना? बुकलेट है सबके पास? ओके, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं है, मैं चलो ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, एक बात नहीं है तो। यस लोकेश, ऑब्वियसली अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इनिशियली तो कॉन्सेंट्रेशन 0 होता है प्रोडक्ट का। ग्रुप पे हमने सेंड कर दिया बुकलेट, देख लो एक बार। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0 ना, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। राकेश क्या बोल रहे हो? ऑब्वियसली एट इनिशियल पॉइंट जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट है ही नहीं ना हमारे पास, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, प्रोडक्ट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। लोकेश बोल रहा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल पॉइंट 0 होगा, तो ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 ही है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओके, तो चलो हम ये क्वेश्चन लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 7।
फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 7। पेज नंबर है 79 है पेज नंबर। यस राकेश, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी।
आदित्य 7th वाले में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, K1 K2 K3 में रिलेशन निकालना है। कराएं क्या? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये रिएक्शन दिया है। अब हम यहाँ पर आपस में अगर
रेट का रिलेशन देखें तो हम देख सकते हैं -1/2 SO2 का रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ O2 का रेट एंड देन 1/2 DSO3/D। तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया, SO2 का रेट दिया है और SO3 का पूछा है, ठीक है। नाउ माइनस दिस इज इक्वल टू प्लस दिस हो गया है ना। तो हम यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो हम साथ साथ देख सकते हैं यार कि SO3 का जो रेट है वो SO2 के रेट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। SO2 का रेट और SO3 का रेट दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया था, ये जो रिलेशन है ये कब वैलिड है, जब हम रेट को इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स लेंगे। अगर वेट के टर्म्स में लेंगे तो रिलेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इधर हमें किस में दिया, केजी में दिया ना, तो ऑब्वियसली ये रिलेशन वैलिड नहीं है ना। तो मोल्स की रेट को हम इक्वेट कर सकते हैं लेकिन वेट की रेट को इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, जो वेट के टर्म्स में रेट दिया है ना उसको मोल के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। तो हमें यहाँ पर SO3 का रेट दिया हुआ है। SO3 का रेट क्या दिया भाई, तो SO3 का जो रेट है इट इज गिवन एज 100 kg पर मिनट, ओके। नाउ केजी को हमें कन्वर्ट कर लेना है पहले तो ग्राम में, तो ऑब्वियसली ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। देन इसके बाद इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये दिया है कि 1 मिनट में 10 इंटू मतलब 100 × 10⁻³ ग्राम SO3 का बन रहा है, ओके। इसका मतलब क्या है, 100 kg पर मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में 100 kg बन रहा है, ओके। ये हम बोल सकते हैं 1 मिनट में 100 × 10⁻³ ग्राम बन रहा है। तो कितना मोल बनेगा, तो डिवाइड बाय मोलार मास कर देंगे। तो SO3 का मोलार मास क्या है, SO3 का मोलार मास है 80, ओके। तो ये आ गया मोल पर मिनट, ओके। तो हमने SO3 का रेट निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ मोल, ओके। मोल पर मिनट आ गया ना। अब हम ये बोल सकते हैं यार कि जो SO3 का रेट है वो SO2 का रेट हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन वैलिड है ना। कब आपस में जो रिलेशन है वैलिड कब होगा, जब रेट मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, कभी हमने रेट को मोल्स के टर्म्स में लिख दिया। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास SO2 का रेट जो है वो भी यही आ गया। तो SO2 का रेट क्या हो गया, 100 × 10⁻³ / 80 मोल पर मिनट। लेकिन देखो हमें आंसर मोल पर मिनट में नहीं चाहिए, हमें आंसर किस में चाहिए, केजी पर मिनट में चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में SO2 के इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो SO2 के मोल्स पता चल गए कितने रिएक्ट कर रहे हैं 1 मिनट में। तो कितना वेट रिएक्ट करेगा यार, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। तो SO2 का मोलार मास कितना है भाई, 64 है ना SO2 का मोलार मास। तो देखो ये ग्राम में आया, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 80 kg पर मिनट, ओके। क्या आ जाएगा, 80 kg पर मिनट। तो ये था पेज नंबर 5। एटी कैसे आया दीपक, नहीं समझा। अरे दीपक 100 × 10⁻³ हमारे पास क्या है, वेट है SO3 का। SO3 का इतना ग्राम हमारे पास 1 मिनट में बन रहा था। तो कितने मोल्स बनेंगे, अगर तुम्हें वेट पता है मोल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हो बताओ, वेट से मोल्स कैसे निकालते हो। नहीं लोकेश, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें मिनट में ही चाहिए था, तो वो एंड में मिनट में ही ले लिया। हाँ अगर राकेश मोल्स या मोलरिटी दिया होता तो डायरेक्ट कर लेते। यस दीपक, तो वेट अगर दिया है तो डिवाइड बाय क्या करते हैं, मोलार मास। और SO3 का मोलार मास 80, समझ आया। यस ध्रुव, मेंस में भी आ सकता है, मेंस लेवल का ही समझ लो। एडवांस में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है।
राकेश कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मतलब मोलरिटी की जनरली हम बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे, ठीक है, मोल्स की एंड मोलरिटी, बाकी कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पर नहीं आता। आदित्य सेकंड में करने से कुछ चेंज नहीं आता, मिनट को अगर तुम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो कुछ चेंज नहीं आता, क्योंकि आंसर भी मिनट में दिया हुआ है और वैल्यू भी हमें मिनट में दी हुई है, और कन्वर्ट करने पर वो 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाता है वापस, ठीक है, तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा था। चेंज किसकी वजह से आ रहा है? वेट की वजह से चेंज आ रहा है। तो टाइम का यूनिट कोई भी हो चलेगा, बट वेट मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन में जो रेट है वो मोल्स या मोलरिटी के टर्म्स में तो आपस में रिलेशन वैलिड है, बट अगर वेट के टर्म्स में रेट है तो फिर रिलेशन वैलिड नहीं है। ओके, तो फिर पहले वेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रिएक्शन जो है वो क्या दिया है? एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स जेड सी, और अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपस में? रेट का रिलेशन क्या हो गया? -1/x डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/y डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/c डी सी ओवर डी। और हमें जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है? 1/c नहीं, 1/z, 1/z डी सी ओवर डी टी। अब रिलेशन हमें क्या दिया? -डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू -डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1.5 डी सी ओवर डी। अब देखो हमें जो रिलेशन चाहिए वो इसके टर्म्स में चाहिए, 1/x 1/y 1/z, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं बोल सकता हूँ 1/1 के टर्म्स में हो सकता है, बिकॉज 1/1 बोल सकते हैं, बट यहाँ पर देखो 1/z क्या लिखा है? 1.5, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है ना, बिकॉज 1/z के टर्म्स में चाहिए। पहले क्या लिखते? तो 1.5 को हम लिख देते 3/2, तो -डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू -डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 3/2 डी सी ओवर डी टी। अभी भी देखो इसके टर्म्स में नहीं आया ना, बिकॉज 1/, के टर्म्स में चाहिए, और यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों क्या आने चाहिए? इंटीजर आने चाहिए, होल नंबर आने चाहिए। तो अब क्या करें? पूरे को 3 से डिवाइड कर दो। देखो, तो जब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? देखो 1/3 डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी बी ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी सी ओवर डी टी। तो आ गया ना 1/, के टर्म्स में, जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल गया। कंपेयर कर लो। ओके, यही तो हमें चाहिए था 1/, के टर्म्स में। तो एक्स वाई और जेड क्या आ गए कंपेयर करने? एक्स आ गया 3, वाई आ गया 3 एंड जेड आ गया 2। क्लियर है? दिस वाज पेज नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दीपक आंसर ग्राम पर मिनट नहीं आएगा लास्ट वाले में, डिवाइड बाय हम बाद में क्या कर रहे हैं? 1000 भी कर रहे हैं ना। ये देखो दीपक, ये ग्राम पर मिनट था, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 10⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केजी पर मिनट ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता? या देखो ना, हमने 1/, के टर्म्स में लिखा है ना, रेट का रिलेशन 1/, के टर्म्स में है ना भाई, तो उसी के टर्म्स में लेके आना है इसको, उसी के टर्म्स में इसको लेके आना है। यहाँ पर हम जो एक्स वाई जेड ले रहे हैं ये क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये होल नंबर वाले स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रहे हैं। ऑब्वियसली स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, बट फ्रैक्शन में लेंगे तो यहाँ पर 1/, वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड कोई भी फ्रैक्शन में हुआ तो ये 1/, नहीं रहेगा ना।
और ऑप्शन में भी हमें फ्रैक्शन में दिया नहीं है एक्स वाई जेड वगैरह। ये समृद्धि वो कर सकते हो, बट उसकी वजह जैसे हमने किया वो कर लो। लोकेश 1/1 अज्यूम कर सकते हो भाई, लेकिन लास्ट वाले को 1/1 कैसे अज्यूम करोगे बताओ? 1.5 को 1/1 कैसे, मतलब लास्ट वाले को कैसे लिखोगे तुम? ये तो इधर वाले तो 1/1 लिख दिए, 1/1 लिख दिए, लेकिन 1.5 वाले को 1/z कैसे लिखोगे? हाँ तो 1/2/3 लिखोगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या लोकेश? जेड किसमें 2/3 दिया है क्या? जेड किस ऑप्शन में 2/3 दिया है? किसी में नहीं दिया ना? यस निर्वेद, सबको कंपेयर करने के लिए इस फॉर्म में लेके आए हम। साई, सल्फर और ऑक्सीजन का तो पता ही होना चाहिए ना मोलार मास। और कुछ कुछ कॉमन एलिमेंट का मोलार मास पता होना चाहिए। दूसरा कोई मेथड नहीं है यार, यही मेथड है, और दूसरा कौन सा मेथड है? निर्वेद 3/2 को तो 1/2/3 लिख सकता है, ठीक है? तो जेड की वैल्यू 2/3 आ गई, लेकिन निर्वेद किस ऑप्शन में जेड की वैल्यू 2/3 दी है? मतलब तुम जो बोल रहे हो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि वैसे तुम कर लो, चलो चलो देख लेते, तुम बोल रहे हो ना तो उस हिसाब से कर लेते। चलो, तुम बोल रहे हो कि -1/1 dA/dt इज इक्वल टू -1/1 dB/dt, एंड 1 ये 1.5 है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? dC/dt। तो तुम क्या बोल रहे हो, एक्स हो गया 1, वाई हो गया 1 एंड जेड हो गया 2/3, बट ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। ये इसको ठीक है आगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते। a+y गिव्स 2/3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा हमें दिया नहीं है। दिया है कि कहीं पे नहीं दिया ना? तो आगे तुम इसको क्या कर सकते हो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर, ऐसे कर दो, ठीक है? तो ये हो गया एक्स, ये बी था ना, ठीक है? तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। तो एंड में यहाँ पर भी तो वही हमने किया ना, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो वहां पर भी हम पूरे को 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, देखो इधर जो आया था इसको क्या, सॉरी यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है? क्योंकि हमें उसके टर्म्स में लेके आना था। ओके, तो ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा हुआ है ऐसे करना तो कर लो, नो प्रॉब्लम। बट क्या है कि उस टर्म्स में हमें दिया ही नहीं है, हमें जेड की वैल्यू 2/3 दी नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया, और ये आ गया था एक्स वाई जेड की वैल्यू, ये मिल गई हमें 332। ओके, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसको चलो सेकंड मेथड मान लो, अगर तुम्हें ज्यादा हुआ है तो इसको हम लिख देते हैं सेकंड मेथड। कोई बोल रहा था सर दूसरा मेथड बताओ, तो दूसरा मेथड ये है। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है ट्वाइस NH3 इज N2+3H, एंड इसके अलावा अलग अलग NH3 N2 H2 वगैरह तीनों का क्या दिया, रेट दिया है, K1 K2 K3 में रिलेशन का।
तो देखो यहाँ पर आपस में रिलेशन क्या होगा रेट का, तो -1/2 dNH3/dt इज इक्वल टू dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। ठीक है, ये आपस में रिलेशन आ गया रेट का। अब हमें हर एक का रेट दिया है, NH3 का दिया, N2 का दिया और H2 का दिया है, तो उस रेट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो रेट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, K1 इंटू NH3 डिवाइड बाई 2, यही आएगा। ये क्या आ जाएगा, K2 इंटू NH3/1 है ना, या K2 इंटू NH3 लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, K3 इंटू NH3/3। क्लियर है क्या सबको? ये क्लियर है सबको? हमने हर एक का रेट सब्स्टिट्यूट कर दिया। लिखा तो है यार DNH3, ये लिखा था -1/2 dNH3dt। राकेश लिखा तो है -DNH3/dt लिखा है ना, कहा नहीं लिखा? हाँ। सो अब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अब देखो NH3 से NH3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, K1/2 इज इक्वल टू K2/1 इज इक्वल टू K3/3। अब हमें जो चाहिए, ये किससे मैच हो रहा है, देखो रिलेशन, ऐसा एग्जैक्ट रिलेशन तो कोई दिख नहीं रहा तुम्हें, है ना, नहीं दिख रहा ना? आई थिंक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑप्शन आएगा ना। यस, पूरे को देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, 3/2 K1 इज इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू K3। ये हम लिख सकते हैं 1.5 K1 इज इक्वल टू 3K2 इज इक्वल टू K। क्लियर है सभी को? हो गया सबका? नो, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेट लॉ। तो रेट लॉ जो है वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू concentration of reactant raised to some power। ठीक है, तो रेट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर, कोई पावर हमारे पास आ जाएगी। नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम में इस पावर को हमने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला था, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेट जो है उसमें पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रहे। ठीक है, जैसे हमारे पास, तो पहले इसको हम लिख देते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो ये रिएक्शन है A प्लस B
गिव्स सी प्लस डी। ओके, सो इस रिएक्शन का जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू सम पावर एम हो गया मान लो, और बी रेज टू सम पावर एन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो जो पावर है जरूरी नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, तो यहाँ पर हमने एम और एन ले लिया। ओके, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिया। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू एम एंड बी रेज टू एन। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट हो गया। कि ऑब्वियसली यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, आगे उसके बारे में और लिखते हैं हम। रितेश, वो एम और एन की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आएगी, एक्सपेरिमेंट से मिलेगा एम और एन का वैल्यू। वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो। वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, एक्सपेरिमेंट से हमें मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में वो एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट से हम करते थे तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है। एक्चुअली क्या हम आगे बताने वाले थे बट अभी बता देते हैं। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है या एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनके लिए ये पावर जो है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हो जाता है। तो हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है। ओके, कोई भी एक केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन जब हो रही है तो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो पावर है तो हम आगे भी ऑर्डर बोलने वाले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही रहता है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, लेकिन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टेप में हो रही हो सकता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, जैसा कि तुमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा होगा ऑर्गेनिक में। तो हमारे पास रिएक्शन सिंगल स्टेप में जरूरी नहीं हो, अगर सिंगल स्टेप में होगी तो ऑब्वियसली पावर में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है, लेकिन अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में ना होके मोर देन वन स्टेप में हो रही है तो पावर में कुछ भी आता है। यस ध्रुव, वो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट वगैरह वो सब आता है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन की पावर में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, लेकिन अगर सिंगल स्टेप में नहीं है रिएक्शन तो जरूरी नहीं है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आए, कोई और नंबर भी आ सकता है पावर। हो गया सबका? यस, वो एक्सपेरिमेंट से आती है वो पावर। ये जो हमने बताया कि सम पावर, तो ये पावर मतलब एम और एन यहाँ पर जो है ये कहां से पता चलती है? एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। हो गया सबका? राकेश, ये जो पावर इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं, आगे बताते हैं इसके बारे में। आदित्य, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो है उसका जो ये पावर है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होता है। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना उनका पावर जो है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होता है। मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर हुआ जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं तो उसमें रेट लॉ में जो पावर आती है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जैसा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पावर में क्या लेते थे? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेते थे ना। वो क्यों लेते थे? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन थी वो रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन जो है
ये सिंगल स्टेप की होती है। ओके, नो ध्रुव, के इज नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो बताते हैं आगे। लिख लिया सबने ना? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल क्यू था और ये स्मॉल, सॉरी कैपिटल के था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल के था, ये स्मॉल के है, ठीक है। तो हियर स्मॉल के इज रेट कांस्टेंट। याद है केमिकल इक्विलिब्रियम को इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट लिखते थे, याद आया? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, याद आया? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर के जो है ये रेट कांस्टेंट है, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये जो है ये याद रखना दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड दूसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। ओके, रेट कांस्टेंट जो है दो फैक्टर की वजह से चेंज होगा। एक होता है रेट कांस्टेंट, मतलब एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है कैटलिस्ट। इसके अलावा एम जो था, यहाँ पर जो एम है, जो पावर में एम है वो किसकी पावर में? ए की पावर में, ठीक है। सो एम को हम बोलेंगे एम इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, और एन जो है ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। एन किसकी पावर में आ रहा है? एन आ रहा है बी की पावर में, ठीक है। सो एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। एम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे, एन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी बोलेंगे, और एम प्लस एन जो है इट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एम प्लस एन होगा। मतलब जो रेट लॉ है उसमें पावर का जो सम है, रेट लॉ में जो पावर का सम है ना, ये क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम है, रिएक्टेंट के जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम है ए प्लस बी, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ओके, सो ए प्लस बी जो है, जो कि रिएक्टेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम है, इसको बोला जाएगा मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है? तो एम हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, एन हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, एम प्लस एन जो है वो ओवरऑल ऑर्डर हो गया रिएक्शन का, और ए प्लस बी क्या हो गया? मॉलिक्यूलरिटी। ओके, मॉलिक्यूलरिटी मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ध्रुव, तो वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम हो जाएगा। यस लोकेश, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो दोनों सेम होंगे। वो हम आगे भी डिफरेंस में लिखाने वाले, डिफरेंस अब दिखाएंगे। अगर हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। यस राकेश, दैट इज ट्रू। नो, एक्चुअली नॉट ट्रू। प्लस नहीं आएगा राकेश, प्लस क्यों लगाया बीच में? प्लस नहीं है ना, रेट क्या है? अरे भाई राकेश, रेट क्या है? ये देखो ना, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पर रेट क्या है? ये रेट है, किसी के टर्म्स में रेट लिख सकते हो, ए के टर्म्स में रेट लिख सकते हो, बी के टर्म्स में लिख सकते हो, सी के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। एंड ये जो रेट है इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? इट इज के इंटू ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एन। समझाया?
ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास ए के टर्म्स में लिखा जा सकता है, बी के टर्म्स में और सी के टर्म्स में। ओके, एंड ये रेट क्या होगा, इट इज के इंटू ए रेज टू एम, मतलब जो भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और बी है ना, ठीक है, तो ए रेज टू एम और बी रेज टू एम। ठीक है, सो नाउ दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ए और बी क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना यार, ए एंड बी, तो ए एंड बी यहाँ पर क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम है, इट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो डिफरेंस ले लेते हैं दोनों के बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है क्या है, ये पावर का सम है, ठीक है, तो इट इज सम ऑफ पावर इन रेट लॉ। जो रेट लॉ है उसमें पावर का सम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है भाई, इट इज सम ऑफ पावर, sorry, not sum of power, it is sum of stoichiometric coefficient of reactant। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है ये क्या हो गया, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी एनी रियल नंबर। ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का कोई भी रियल नंबर आ सकता है, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ना ही नेगेटिव रहेगा और ना ही जीरो रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, हम बोल सकते हैं कि इट शुड बी नेचुरल नंबर। ओके, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, सो मेन ये हमारे पास दो डिफरेंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। यस राकेश, मोल्स हो सकते हैं, बट कभी भी फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे ना। ओके, फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते, मतलब हमारे पास जैसे ये है, ये रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि ए का एक मॉलिक्यूल बी के दो मॉलिक्यूल से कोलॉइड कर रहा है या रिएक्शन कर रहा है, समझाया। तो नोट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, नहीं,
लोकेश, फ्रैक्शन नहीं हो सकता मॉलिक्यूलिटी, मॉलिक्यूलिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आदित्य बोल रहा है सर एग्जांपल दो, तो ये आदित्य जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने बताया वो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं आदित्य, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये क्या होगा, के फॉरवर्ड इंटू N2 raised to 1 एट H2 raised to 3। मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलिटी है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, समझ आया। और इसकी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इंटू NH3 raised to स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, समझ आया। लोकेश भाई तुम बोल रहे हो कि सर ये रिएक्शन में फ्रैक्शन आएगा, तो भाई ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हाफ मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल से थोड़ी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब हम मॉलिक्यूलिटी की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, यस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम मॉलिक्यूलिटी क्या बोल रहे हैं कि इस ए का कितना मॉलिक्यूल बी के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है या कोलॉइड कर रहा है। तो ए का हाफ मॉलिक्यूल तो कुछ होता ही नहीं ना भाई, हाफ मॉलिक्यूल तो कुछ होता ही नहीं। निर्वेद, लेकिन सर पावर तो एक्सपेरिमेंटल हो आता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे। निर्वेद लास्ट में मैंने क्या लिखवाया, लास्ट लाइन क्या है बताओ, ये देखो लास्ट पेज पे लास्ट लाइन क्या है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ध्रुव एंड निर्वेद, ये देखो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। इसलिए वहां पर मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा। समझाया ध्रुव, निर्वेद। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है A+2B gives 5C। तो ऑन इंक्रीजिंग concentration of A 2 times, rate increases 4 times, while on increasing concentration of B 2 times, the rate of reaction is doubled. Determine order of reaction.
यस प्रशांत, इंडिविजुअल ऑर्डर बताओ क्या क्या है, ए का क्या है और बी का क्या है। यस प्रशांत, करेक्ट है। ओवरऑल ऑर्डर भी बताओ और इंडिविजुअल भी बताओ। यस निर्वेद, करेक्ट है। सिद्धार्थ, करेक्ट है। देखो, एक मैं वैसे ही देख सकता हूँ यार, ए को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स हो रहा है। ए को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स, तो ए की पावर में 2 होना चाहिए, बिकॉज डबल करने पर 4 टाइम्स है ना, तो ए की पावर में 2 होना चाहिए। और बी को डबल करने पर डबल ही है, बी को डबल करने पर डबल ही है, मतलब बी की पावर में 1 होना चाहिए। ओके, तो ए का ऑर्डर हो गया 2, बी का ऑर्डर हो गया ये 1। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो, यार रेट इज इक्वल टू क्या है, सम के इंटू ए रेज टू एम और बी रेज टू एन। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख देता हूँ कि यार हमारे पास रेट इनिशियली है आर, और ए के मान लो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल ए है रेज टू एम, और बी का मान लो स्मॉल बी है रेज टू एन। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब वो क्या बोल रहा है कि हमने ए को 4 टाइम्स किया, सॉरी ए को डबल किया, रेट 4 टाइम्स, तो रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब 4 आर इज इक्वल टू के, और ए को हमने डबल कर दिया, मतलब 2 ए कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली बी को डबल करने पर 2 आर हो रहा है रेट, तो ए को एज इट इज रख रहे हैं और बी को डबल कर रहे हैं। तो देखो, अब यहाँ पर अगर हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, तो 4r/r इज इक्वल टू के से के कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है 2a/a रेज टू m, हम बोल सकते हैं 2 रेज टू m। तो 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू m हो गया। नाउ 4 को इन टर्म्स ऑफ 2 लिखेंगे तो क्या आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू m ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, इसके अलावा यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम 3 डिवाइड बाय, नॉट यहाँ से एक्चुअली, अगर हम यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे, तो 3 डिवाइड बाय 1 करने पर क्या हुआ, 2r/r इज इक्वल टू क्या आ गया, 2b/b रेज टू n आया ना। ये हम बोल सकते हैं 2 इज इक्वल टू b रेज टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना। ओके, सो m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू 1 आ गई। ओके, मतलब a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। ओके, क्लियर है सभी को। तो ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2 + 1 दैट इज 3। क्लियर है सभी को, ए के रेस्पेक्ट में 2, बी के रेस्पेक्ट में 1,
तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास हो गया 3। ओके, तो यहीं पे आज का लेक्चर हम एंड करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव दोनों से दे रहे हैं। सब्जेक्टिव में 1 to 10, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में 1 to 10 है, और ऑब्जेक्टिव में 1 to 12, देन 15 to 23 एंड 58 59। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क। यस सुजल, क्या डाउट है बोलो। सर इन लास्ट पेज यू हैव नॉट बी कैंसिल हो रहा है ना, तो 2:n आएगा सर। आपने बी, यू हैव रिटन b:n। सॉरी, बी कैंसिल आउट हो गया, 2 रेस्ट में। हाँ, क्लियर है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 आ गई। देखते हैं राकेश, सॉल्व करो ये। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे। ये आज का होमवर्क है, करके आओ।